कैसे हैं आप लोग? Keep it real. हेलो जी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होता है, क्या रोल होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स होता क्या है, ठीक है, इसका ब्लड में क्या रोल होता है। ठीक है, हमने कल पढ़ा था कि जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंपोजिशन है ब्लड के, और ब्लड का इंट्रोडक्शंस देखा था। तो ब्लड के इंट्रोडक्शंस में हमने फ्लूइड ऑफ लाइफ देखा था, जिसमें कि ऑक्सीजन्स को कैरी करके लंग्स से तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ले जा रहा था। दूसरा फ्लूइड ऑफ हेल्थ देखा था, और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ देखा था। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ में क्या था कि भाई न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो थे, ठीक है, उसमें जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस रहते हैं उसका भी जो है कि फंक्शंस करता है। किसके थ्रू फंक्शन होता है, तो ये जो है कि फंक्शंस मेनली ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को ले जाने का भी काम कर रहा था। ठीक है, तो इसको हमने फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बोला था। फ्लूइड ऑफ हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ ए प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई डिसीज़, कोई भी डिसीज़ यदि आ रही थी तो उससे जो है कि हमारा ब्लड डिफेंस मैकेनिज्म्स क्रिएट करता है। ठीक है, और उससे जो है कि बॉडी की रक्षा करता है। कोई भी किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शन कोई भी जो है कि ब्लड में स्ट्रीम होता है या फिर बॉडी में आता है, ठीक है, ब्लड में इंटर करता है, बॉडी में इंटर करता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो उसके प्रति डिफेंस करता है, उस चीज़ का डिफेंस करता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है उसका। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमने देखा था इसकी प्रॉपर्टी, ब्लड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें कलर हमने देखा था, वॉल्यूम्स देखा था, पीएच देखे थे इनके, और विस्कोसिटी देखी थी। फिर इसके कंपोजिशंस में आए थे। तो कंपोजिशंस में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो सॉलिड थे उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने देखा था। तो ऑर्गेनिक में हम आज पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक में एक सब्सटेंस जो कि कंटेंट हमने देखा था प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स होता क्या है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी। ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उन सब के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स मेन रोल अदा करती है ब्लड के जो विस्कोसिटी को बनाने में। ठीक है, ब्लड में जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं उनका भी कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स को भी वाहक करती है, या जो है कि कैरिंग करने की इसमें कैपेसिटी होते हैं प्रोटीन्स में। फाइब्रोनोजेंस एक प्रोटीन्स इसमें आता है। ठीक है, इसका मेन काम होता है कि जब चोट लगती है या फिर किसी भी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो उस टाइम ब्लीडिंग्स होना आम बात है। और जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो भी ब्लीडिंग हो रही है या फिर जो भी ब्लड निकलता है या ब्लीडिंग होती है तो उसको क्लॉटिंग करवाने का काम करती है, या वहाँ पे जो है कि क्लॉट बनवाती है या उसको रोकती है। ठीक है, तो इनमें जो है कि 3 मेन प्रोटीन आते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या इंट्रोडक्शंस होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स का। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शंस क्या होता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शंस, ठीक है, इसमें मेनली 3 प्रोटीन यहाँ पे हम देखने को मिल रहा है कि भैया 3 प्रोटीन्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोनोजन। तो इस चैप्टर में मेनली इन तीनों प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है, इनके वर्क क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें मेनली जो है कि, ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन में, ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, एक प्रोटीन्स इसमें है। ठीक है, सीरम ग्लोबुलिन्स एक प्रोटीन है, और फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन भी यहाँ पे जो एक प्रोटीन्स देखने को हमको यहाँ मिल रही है। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन है, ठीक है, ये सीरम एल्ब्यूमिन है, और ये सीरम ग्लोबुलिन है। ठीक है, ठीक है, इन तीनों जो प्रोटीन्स हैं इसके बारे में इसमें बात करेंगे। सीरम में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये बता रहा है सीरम में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाता है। तो
तो कंटेनिंग ओनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन जो रहता है उसको कंटेन करके रखता है सीरम, और दूसरा होता है कि ग्लोबुलिन, ठीक है। ये ग्लोबुलिन से इसको भी कंटेन करके ये रखता है, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शंस हमने देख लिया, ठीक है। इंट्रोडक्शंस में मेनली 3 प्रोटीन्स हमने यहाँ पे देखे, सीरम एल्ब्यूमिन देखा, सीरम ग्लोबुलिन्स देखा एंड फाइब्रिनोजन देखा, ठीक है। अब जो सीरम हमारा रहता है, ठीक है, सीरम में मेनली 2 प्रोटीन्स रहते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स रहते हैं? एक एल्ब्यूमिन रहता है और एक ग्लोबुलिन रहता है। फाइब्रिनोजन अब्सेंट सीरम, ठीक है। क्योंकि फाइब्रिनोजन अब्सेंट क्यों होता है सीरम में? क्योंकि जब चोट लगती है, ठीक है, तो फाइब्रिनोजन जो रहता है वो क्या करता है कि फाइब्रिन में चेंज हो जाता है और वहाँ पे क्लोटिंग जमाने का काम करता है, ठीक है। वो फाइब्रिन में चेंज हो जाता है, द कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फाइब्रिन में, ड्यूरिंग द ब्लड क्लोटिंग्स, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग के टाइम पे जो है कि फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो सीरम रहेगा, सीरम में ओनली 2 प्रोटीन्स पाए जाएंगे, ठीक है, मेनली 2 प्रोटीन्स पाए जाएंगे सीरम में, ठीक है। कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाएंगे सीरम में? तो 2 प्रोटीन्स पाए जाएंगे। एक तो एल्ब्यूमिन हमारा देखने को मिलेगा वहाँ पे, एल्ब्यूमिन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और दूसरा कौन सा प्रोटीन्स देखने को मिलेगा? ग्लोबुलिन्स भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जब चोट लगती है और सीरम में हम इन सबको देखते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं हमको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स आर यूजुअली कार्ड टू द सीरम्स, ठीक है, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स, ठीक है। इसमें हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि भाई इंट्रोडक्शंस इसका देखा था, इंट्रोडक्शंस के बाद में सेकंड हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें जो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। नॉर्मल वैल्यू देखेंगे कितनी पाई जाती है, नॉर्मल वैल्यू इन तीनों प्रोटीन्स की, इन नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो होती है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है हमको, ठीक है। तो टोटल, यदि टोटल प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो टोटल प्रोटीन्स कितना होता है? 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। या नॉर्मली जो वॉल्यूम्स देखेंगे उसमें भी हम बात कर सकते हैं कि 6.4 टू 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक है, जो ये यहाँ पे देखने को मिलता है 7.3 ग्राम, 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। वो इसका जो जब इसमें देखते हैं तो ये जो है कि 6.4 टू 8.3 के बीच में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में सीरम एल्ब्यूमिन के बारे में बात करते हैं। सीरम एल्ब्यूमिन में क्या है? सीरम एल्ब्यूमिन 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, ठीक है, 4 जो है कि पर डेसीलीटर तक देखने को यहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है। और जो सीरम ग्लोबुलिन्स जो रहेगा वो कितने मात्रा में देखने को मिलता है? तो वो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर में देखने को मिलेगा, ठीक है, पर डेसीलीटर में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये तीनों प्रोटीन्स के बारे में हमने बात करी अभी कि भाई ये जो तीनों प्रोटीन्स होते हैं इनकी जो है कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेंस के बारे में, एल्ब्यूमिन के फाइब्रिनोजन के बारे में बात करी। यहाँ पे सीरम्स के अंदर कोई भी जो है कि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन्स दोनों होते हैं। फाइब्रिनोजन से यहाँ पे एब्सेंट होता है क्योंकि फाइब्रिनोजन जो होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द इंजुरी जब किसी प्रकार की कट इंजुरी किसी भी प्रकार की हुई है, ठीक है, तो उस टाइम पे चोट लगी है तो जो है कि उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और जो ब्लीडिंग रोकने का काम करता है या फिर जो है कि उसको क्लॉटिंग करवा देता है, ठीक है। दूसरा हम बात करती है कि भैया नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है। तो नॉर्मल वॉल्यूम टोटल प्रोटीन का 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर टोटल प्रोटीन होती है। सीरम एल्ब्यूमिन का 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और सीरम एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स का 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और यहीं पे यदि देखा जाए तो फाइब्रिनोजेंस का कितना देखने को मिलता है? तो फाइब्रिनोजेंस का 0.3 तक जो देखने को मिलेगा, 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर तक देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। ये जो है कि यहाँ तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इतना देखने को मिलता है, ठीक है। इनकी जो है कि ब्लड में मात्रा इतनी होती है, ठीक है।
एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशो देखें तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशो कितना होता है, तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का जो रेशो होता है वो इनटू द बिटवीन प्लाज्मा लेवल्स ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है, प्लाज्मा लेवल्स ऑफ द ग्लोबुलिन्स इन द एल्ब्यूमिन्स, ठीक है, रेशो बिटवीन द प्लाज्मा लेवल, ठीक है, एल्ब्यूमिन का और ग्लोबुलिन्स का रेशो कितना होता है, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशो जो होता है नॉर्मल रेशो यहाँ पे 2.1 ग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में इसका आता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन का देखेंगे, ठीक है, ग्लोबुलिन का देखेंगे और फाइब्रिनोजन का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 69,000 होता है और इसमें जो है कि ग्लोबुलिन्स का 1.56 000 1,56,000 इसका जो है कि मॉलिक्यूलर वेट होता है। और यहीं पे फाइब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमको, ये जो देखने को मिलेगा ये 4 लाख के करीबन जो है कि 4 लाख जो है कि मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट हमने देख लिया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि भी ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, फाइब्रिनोजन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसमें जो है कि ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए जो है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ऑन्कोटिक जो ऑन्कोटिक प्रेशर जो रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको बनाए रखते हैं, ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करते हैं। क्योंकि ब्लड का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ब्लड क्या होता है कि नॉर्मली कैसे बहता है, ब्लड जो है कि नॉर्मली एक ऐसी इस जो रहती है, ठीक है, वेसल्स के अंदर होता है और वेसल्स में ये इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। ब्लड के वेसल्स के अंदर ये जो है कि बहता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स में ये इस प्रकार से जो है कि ब्लड बीच जो सेंट्रल पोर्शंस रहता है इसमें बहता है। इसका जिम्मेदार मेनली क्या होता है, कौन होता है, इसका मेन जिम्मेदार जो होता है वो एक प्रोटीन्स होता है, ठीक है। इसमें ये जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, जो एल्ब्यूमिन मेन जो है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स जो होता है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल जो करता है हमारी बॉडी में वो कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन इसको जो है कि ब्लड सेंट्रल में जो है कि ब्लड वेसल्स को जो ब्लड को जो है कि वेसल्स के अंदर सेंट्रल में बनाए रखता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑन्कोटिक प्रेशर। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो जो है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए ब्लड में, ठीक है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर इज एक्सटेंड, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है वो एक्सटेंड बढ़ जाएगा बाय द प्रोटीन्स प्लाज्मा इज कॉल्ड टू द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें मेनली जो है कि प्रेशर जो होता है नॉर्मली ब्लड का जो है नॉर्मली प्रेशर कितना होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो रहती है 225 mmHg, ठीक है, रहता है नॉर्मली। एल्ब्यूमिन प्ले इट इज़ ए मेजर रोल टू द ऑन्कोटिक प्रेशर, को जो है कि मेंटेनेंस करने में मेजर रोल प्ले करता है। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो मतलब एल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन मेन रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है फॉर द, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो होता है वो जो है कि मेन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, एल्ब्यूमिन मेन रोल प्ले कर रहा है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए ब्लड में, ठीक है। यदि इसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है तो ब्लड में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। यदि जैसे कि किडनी की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, रेनल फेल्यूर जैसी समस्याओं में, या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कोई किसी प्रकार का डिफेक्ट हो गया है, क्योंकि नॉर्मल इनके जो मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट होती है, ठीक है, या जो है कि ग्लोमेरुलर सेपरेटस होता है, वहाँ से ये जो है कि छन के यूरिन के साथ में बाहर नहीं हो पाता। बट बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं जब जैसे कि जो किडनी की जो समस्या रहती है, किडनी फेल्यूर की जो समस्या रहती है, उसमें क्या होता है कि किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। इसके कारण से जो मॉलिक्यूलर वेट वाले, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले
जैसे कि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स है एंड अन सब्सटेंस जो होते हैं, दूसरे सब्सटेंस भी जो है कि हाई मोलिकुलर वेट वाले, वो भी यूरिन के थ्रू पास होने लगते हैं। ठीक है, इसमें मेनली इसके बाद में एल्ब्यूमिन मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें कि जो ऑन्कोटिक प्रेशर रहता है या ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ब्लड का, उसको मेंटेनेंस करने के लिए जो है कि मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, मेजर रोल प्ले कौन करता है? ये जो है कि मेजर रोल प्ले करता है। और द ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल ग्रेविटी जो रहती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स रहती हैं उसमें जो है कि नॉर्मल प्रेशर को मेंटेनेंस करके रखता है। हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेनेंस करने के लिए जो है कि मेनली उत्तरदायी जो है प्रोटीन होता है, उसी को वो जो मेनली जो प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसकी? ठीक है, इन प्रोटीन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोटीन्स की कितनी होती है? 1.026। ठीक है, इसकी जो है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। इसके बाद में इसके फंक्शंस देखते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होता है वो कार्य क्या करता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, ये जो है एल्ब्यूमिन हो, ग्लोबुलिन हो या फिर फाइब्रिनोजन हो, ठीक है, इनके वर्क मेनली होते क्या हैं? ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, इट इज़ अ वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी। ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, तीनों जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने पढ़े, तीनों प्रोटीन्स जो है कि बराबर मात्रा में जो है कि नेसेसरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ज़रूरी होते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस कौन से होते हैं? तो फर्स्ट फंक्शंस आता है रोल ऑफ द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जब किसी भी प्रकार की चोट हमको लगती है, ठीक है, कोई भी चोट हो वो, ठीक है, इंजरी क्रिएट होती है, तो इंजरी होने के बाद क्या होता है, वहाँ से ब्लड निकलेगा, और ब्लड निकलेगा तो उस ब्लड को जो क्लॉट करवाने का काम करते हैं या क्लॉटिंग जमाने का काम करते हैं, तो उसमें जो है कि मेन नाम आता है फाइब्रिनोजन का। ठीक है, जो फाइब्रोजन्स मेन उत्तरदायी होता है वहाँ पे जो है कि क्लॉटिंग जमाने के लिए या वहाँ पे क्लॉटिंग्स करवाने के लिए जो है कि मेन उत्तरदायी कौन सा होता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होता है। ठीक है, और जो एक प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये इनिशियल फॉर द कोगुलेशंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोगुलेशंस ऑफ द ब्लड के लिए, ठीक है, कोगुलेशंस ऑफ द ब्लड के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो है कि इसके बाद में हम दूसरा बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये डिफेंस मैकेनिज़म्स भी करते हैं। ठीक है, ये जो है कि डिफेंस मैकेनिज़म्स भी करते हैं। इसमें मेनली डिफेंस मैकेनिज़म्स कौन से होते हैं? तो मेनली डिफेंस मैकेनिज़म्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें गामा ग्लोबुलिन्स प्ले आर ए इम्पोर्टेंट रोल ऑफ द डिफेंस। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स इज ए प्ले इम्पोर्टेंट रोल टू द डिफेंस मैकेनिज़म्स। जो डिफेंस मैकेनिज़म्स होता है उसके लिए जो है कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, जो कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस, ठीक है, इंटर करता है बॉडी के अंदर, ठीक है, इंटर करता है, ठीक है, पागल मैडम, ठीक है, यहाँ पे जो है कि रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज़म्स के लिए। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़म्स जो होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रोल प्ले करता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़म्स में द गामा ग्लोबुलिन्स इट इज़ ए प्रोटीन्स। अरे यहाँ मत चिल्लाया है। तो कोगुलेशंस का काम करते हैं। ठीक है, जो रोल्स प्ले करते हैं ब्लड में कोगुलेशंस का, मेनली जो है कि फाइब्रिनोजन एंड द जो प्रोटीन्स होता है, ठीक है, इनिशियल फॉर द कोगुलेशंस। जो ब्लड इंजरी हुई है, ठीक है, उसको वो करवाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोगुलेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि रोल्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज़म्स। ठीक है, रोल्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज़म्स में किस प्रकार से वर्क करेंगे ये? तो डिफेंस मैकेनिज़म्स में भी ये वर्क करते हैं, और कैसे वर्क करते हैं वही हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये जो होती है इनमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? तो माइक्रोफेजेस या कोई भी एंटीबॉडीज़, ठीक है, कोई भी एंटीबॉडीज़ आया जो है कि बॉडी के अंदर आया, ठीक है, तो ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो गामा ग्लोबुलिन्स जो होते हैं, ठीक है, ग्लोबुलिन्स माय बी इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज़म्स। जो डिफेंस मैकेनिज़म्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले गामा ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़म्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द मैकेनिज़म्स ऑफ द बॉडीज़ बाय द एक्टिंग्स ऑफ द एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो मैकेनिज़म्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है कि एक मैकेनिज़म्स करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में
एक्टिंग किस प्रकार करेंगे, लाइक ए एंटीबॉडीज़, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ इम्यूनो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उनकी तरह एक्टिंग करते हैं और उसमें एक्टिंग करते हैं और उनको जो है कि इंगल्फ करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। द प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड टू द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो ये जो गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स, इनको हम हमेशा आल्सो जो है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर ए रिएक्ट विथ एंटीजन, ठीक है, एंटीबॉडीज रिएक्ट विद द एंटीजन्स की तरह रिएक्ट करती है द वेरियस माइक्रोफेजेस, ठीक है, अगेंस्ट द वेरियस माइक्रोफेजेस के अगेंस्ट जो है कि ये ग्लोबुलिन्स भी जो है कि एंटीबॉडीज़ के तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ रहेंगी, ठीक है, उनको जो है कि डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी, ठीक है। कुछ डिसीज़ में भी जो है कि इस प्रकार से वर्क करती है, डिप्थेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल हुआ, इन्फेक्शंस, मम्स जैसे इन्फ्लुएंजा, ठीक है, रूबेला या फिर हेपेटाइटिस जैसी कोई भी समस्या हुई उसमें इस प्रकार से जो है कि वर्क करते हैं ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रोल्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स, तो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स में भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़म्स में भी बहुत बढ़िया रोल प्ले करेंगे ये, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इनिशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर द वेरियस सब्सटेंस इन द ब्लड, ठीक है, वेरियस सब्सटेंस ऑफ द ब्लड में, ठीक है। ये बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं इनिशियल सब्सटेंस जिनको ट्रांसपोर्ट करने में इनकी बहुत बढ़िया भूमिका रहती है, ठीक है, जैसे कि वेरियस सब्सटेंस इन द ब्लड, ठीक है, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन्स जो रहते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, बीटा ग्लोबुलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को जो है कि ट्रांसपोर्ट करने में बहुत बढ़िया भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन्स, अल्फा ग्लोबुलिन्स जो रहते हैं, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन भी ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स और एंजाइम्स को, ठीक है। प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स में, ठीक है। फिर ये जो है कि एक और बहुत बढ़िया काम करते हैं, ठीक है, रोल्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें जो है कि मेनली क्या करते हैं कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर्स में जो है कि बढ़िया रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहता है हमारा ब्लड का, उसको मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से वर्क करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है कैपिलरी लेवल इज़ ए मोस्ट सब्सटेंस आर ए एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनको क्या है कि एक्सचेंज करवाने का भी काम करते हैं, ठीक है। ऐसे ये ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स होती है हमारी, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बीच में कुछ इंट्रास्टिशियल स्पेस होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं, ठीक है, कुछ सेल्स भी रहेंगी, ठीक है, अदर ऑर्गन्स जैसे कि, ठीक है, तो ये जो है कि सारी चीज़ें रहेंगी, यहाँ पे सेल्स रहती हैं, ठीक है, सेल्स रहेंगी, ठीक है, ठीक है, सेल्स यहाँ पे जो है कि रहती हैं। इन सेल्स के बीच में एक होती है इंट्रास्टिशियल स्पेस, ठीक है, ठीक है, इंट्रास्टिशियल स्पेस देखने को मिलती है सेल्स के बीच में, ठीक है, इंट्रास्टिशियल स्पेस देखने को मिलती है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैपिलरी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन्स जो होते हैं वो कैपिलरी के अंदर होते हैं, ठीक है, ये कैपिलरी के अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये लार्ज मोलिकुलर वेट होते हैं, ठीक है। तो लार्ज मोलिकुलर वेट अब कैपिलरी से बाहर तो नहीं जा सकते, अब कैपिलरी से बाहर नहीं जा सकते तो ये क्या करेंगे, जैसे कि यदि वाटर की कमी हुई तो ये बाहर से जो है कि इम्पोर्टेंट सब्सटेंस को बाहर से अंदर बुलवा लेंगे, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर बुलवा लेते हैं, ठीक है, अंदर बुलवा लेते हैं, ठीक है। कुछ वाटर को भी जो है कि अंदर से बाहर ले जाना, बाहर से अंदर लाना, ठीक है। तो ये जो है कि सारे इनिशियल जो सब्सटेंस होते हैं उनको जो है कि मेंटेनेंस करने का भी काम करते हैं, ठीक है। इनिशियल जो सब्सटेंस होते हैं उनको जो है कि किस चीज़ को अंदर लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना है, ठीक है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज़म्स रोल भी अदा करते हैं फॉर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, इनिशियल सब्सटेंस है, ठीक है, कौन से इनिशियल सब्सटेंस है, किस चीज़ को लेना चाहिए, किस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, तो ये सारा रोल उसमें अदा करते हैं। तो इसमें से यही बता रहे हैं कि भी सबसे पहले कौन सा है कि द कैपिलरीज आर ए मोस्ट सब्सटेंस, ठीक है, कैपिलरी इट इज़ ए लेवल इज़ ए मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़, ठीक है।
और ये कुछ सब्सटेंस जो होते हैं इसको जो है कि एक्सचेंज करवाते हैं ब्लड एंड टिश्यूज़ के बीच में, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि ये टिश्यू से इंटरस्टिशियल स्पेस है बीच में टिश्यू से, तो वाटर को, ठीक है, कुछ नेसेसरी सब्सटेंस जैसे कि सेल्स को चाहिए, ठीक है, सेल से कुछ चीज़ को लेना, ठीक है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस को लेना, तो ये सारी चीज़ें जो है कि हार्मोन्स को देना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कि ये एक प्रोटीन से करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देयर इज़ ए लार्ज साइज ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन नॉट, तो लार्ज साइट होने के कारण प्लाज्मा प्रोटीन्स कैपिलरी से बाहर नहीं कर जा सकते। द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर ए लार्ज साइज, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, तो कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कि बाहर नहीं जा सकते ये, इनिशियल रिमेनिंग इंटर, अंदर ही रिमेनिंग रहते हैं इन द ब्लड, ठीक है। द ब्लड एंड द प्रोटीन्स आर एक्सर्ड दैट कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मेंटेनेंस करते हैं, जो नॉर्मल प्रेशर होता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये 24 mmHg यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। फिर अगला बात करते हैं कि भी ये रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस में, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड बेस बैलेंस में भी जो है कि इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये एसिड बेस बैलेंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, रेगुलर ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, ये जो है कि ब्लड के पीएच को, ठीक है, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना रहता है, ठीक है, ब्लड का पीएच कितना रहता है उतना नॉर्मल बनाए रखता है उसको, ठीक है, उसको नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। 7.4 जो है कि पीएच रहता है ब्लड का, तो उसको जो है कि mmHg में रहता है, mmHg में देखने को मिलता है, तो 7.4 को जो है कि 7.4 बना के रखता है, ठीक है, ठीक है, उसको बना के रखता है। दूसरा भाई बात करते हैं कि रोल्स इन द विस्कोसिटी, ठीक है, रोल्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड, ठीक है, रोल्स ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड की विस्कोसिटी को बनाए रखने के लिए भी जो है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को भी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करेगा तो भैया विस्कोसिटी को तो नॉर्मल करेगा ही सही, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि भी विस्कोसिटी को बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ये जो है कि इस विस्कोसिटी को भी बना के रखने में बहुत बढ़िया हेल्प करता है। तो ब्लड विच इज़ ए इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर, ब्लड के प्रेशर्स को जो है कि मेंटेनेंस करता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन्स आर ए मैक्सिमम्स विस्कोसिटी इन द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो स्पेशल विस्कोसिटी होती है वो जो है कि इसी के कारण देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और रोल प्ले करता है ये जो है कि रोलेक्स सेडिमेंटेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो है कि जो रहेंगे हमारे, ठीक है, ब्लड रोल इन द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक प्रक्रिया होती है, ईएसआर की प्रक्रिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, ईएसआर जो रहता है उसकी प्रक्रिया बोलते हैं ईएसआर की, ठीक है। इसमें जो है कि पर क्यू एम तक जो है कि उसको सेडिमेंट किया जाता है, मतलब कि ये जो सिक्के ज़माने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो क्या है, रोलेक्स फॉर्मेशन में जो है कि ईएसआर के रोलेक्स फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ग्लोबुलिन्स आर ए फाइब्रिनोजेंस आर एक्सीलेटेड, ठीक है, रोलेक्स फार्मेशन को बढ़ाने के लिए जो है कि दोनों प्रोटीन जो फाइब्रोजन है और ग्लोबुलिन है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ब्लड आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड रोलेक्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है कि प्लाज्मा प्रोटीन्स के फंक्शंस हो गए यहाँ पे। ये सारे फंक्शंस हो गए प्लाज्मा प्रोटीन्स के।